So today we will discuss about the topic appendicitis. Appendicitis can come as a broad question, as a 15 marks question, or as a 5 marks question short notes भी आ सकता है. तो नॉर्मली ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं और इन आयुर्वेद इट इज कोरिलेटेड और इट इज कोरिलेटेड एज उंडक पुच्छ विकार. तो आयुर्वेद में क्या है कि अपेंडिसाइटिस का नेम अगर ये ऐसा क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, बट उंडक पुच्छ विकार अगर ऐसे आएगा तो डरना नहीं है. तो अपेंडिसाइटिस के बारे में ही लिखना है और इट कैन कम. नॉर्मली 15 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन 2020 में पूछ चुका है, तो हाई चांसेस है 2022 में ऐसा पूछने का. 21 में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा. तो सबसे पहले हम लोग अपेंडिसाइटिस का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक. तो अपेंडिसाइटिस पहले किसको बोलते हैं? दैट इज वी ऑल नो दैट इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडिसाइटिस, और इट कैन बी एक्यूट एंड इट कैन बी क्रॉनिक डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. So now let us discuss about the anatomy and physiology of the appendix. तो appendix is also known as vermiform appendix. तो vermiform क्यों बोलते हैं? vermiform इसलिए बोलते हैं because it is worm-like shape and where it is located? It is located in the intraperitoneal region. अगर इसका लोकेशन बोले तो exact where it is located, it arises from the posteromedial wall of the cecum. तो posteromedial wall of the cecum क्या है? ये मान लो intestine का पार्ट है और यहाँ से सिकम एंड हो रहा है और यहाँ से क्या है? इलियम अराइज होता है और ये असेंडिंग कोलोन का पार्ट है ऊपर में. तो इट जनरली अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ द सिकम. जो ये सिकम है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में और मीडियल एस्पेक्ट में अपेंडिक्स अराइज करता है जस्ट अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम. यहाँ पे इलियम एंड होता है जस्ट बिलो द 2 सेंटीमीटर बिलो द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम में द अपेंडिक्स अराइजेस. The length of the appendix varies from 2 to 20 centimeter, but average length of appendix is around 9 centimeter. So depending upon the different individual में different shape मिलता है appendix का. तो around 2 to 20 centimeter vary करता है, but average में ये 9 centimeter के around होता है. Shape, as we discussed earlier, it is somewhat worm-like shape. What are the different parts of appendix? Different parts of appendix is one is base, second is the body part, and the third is the tip वाला part. तो जहाँ से अराइज करेगा that one is the base, then body, then number third will be the tip वाला part. Thickness will be around 0.3 to 1 centimeter. ठीक है. And next कवरिंग क्या क्या है अपेंडिक्स का और उसके लुमेन का कैसा कवरिंग होता है? तो बेसिकली द अपेंडिक्स का जो ल्यूमेन होता है बेसिकली इट इज कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन which is rich in lymphatic follicles. तो जो अपेंडिक्स होता है that is basically rich in lymphatic follicles. तो कभी कभार जब इन्फेक्शन होता है वहाँ पे अपेंडिक्स के पास जो lymphatic follicles होते हैं ये क्या होते हैं? ये इन्फेक्शन को ग्रो करने नहीं देते. बट अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ तो यहाँ पे क्या होता है? टोटल काउंट वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. we'll see in further इन्वेस्टिगेशन कि कैसे अपेंडिसाइटिस में कैसा टीएलसी काउंट बहुत हाई हो जाता है. तो मस्कुलर मेम्ब्रेन का बेसिकली यहाँ पे 2 लेयर्स होते हैं. नंबर 1 इज द लॉन्गिट्यूडिनल लेयर विच इज आउटसाइड प्रेजेंट, एंड नंबर 2 इज द सर्कुलर विच इज इंटरनली प्रेजेंट. Submucosal layer also have multiple lymphatic vessels and follicles. ठीक है. What is the blood supply of the appendix? The blood supply of the appendix is supplied by the appendicular artery. Appendicular artery से सप्लाई होता है अपेंडिक्स का. और ये जो अपेंडिकुलर आर्टरी होता है ये किसका मेन ब्रांच होता है? ये ब्रांच होता है इलियोकोलिक आर्टरी का. तो क्या होता है? सबसे पहले सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई देता है. सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है. सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी क्या करता है? इलियोकोलिक आर्टरी को सप्लाई करता है. उसके बाद इलियोकोलिक आर्टरी से फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस होता है. एक होता है एंटीरियर सिकल आर्टरी जो सिकम है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे आर्टरी सप्लाई करता है. एंड पोस्टीरियर जो सिकम के जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वहां पे पोस्टीरियर सिकल आर्टरी सप्लाई करता है. अब और एक यहाँ से ब्रांच होता है इलियोकोलिक आर्टरी का, वो होता है अपेंडिकुलर आर्टरी जो कि अपेंडिक्स को सप्लाई करता है. अब ये जो अपेंडिकुलर आर्टरी होता है इट इज अ काइंड ऑफ एंड आर्टरी. एंड आर्टरी का एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस, यहाँ पे एक क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है यहाँ पे. एंड आर्टरी क्या होता है? इफ अगर यहाँ पे कोई थ्रोम्बोसिस या ऑक्लूजन हो जाए दिस विल लीड टू गैंग्रीन एंड नेक्रोसिस ऑफ द अपेंडिक्स. ठीक है. तो अपेंडिकुलर आर्टरी क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ एंड आर्टरी एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी.
And if any thrombosis or occlusion occurs here in this end artery, then it will lead to gangrene and necrosis. Next come the position of the appendix. What are the different position of the appendix? It is very much important for better understanding. The position of the appendix mainly varies with the base remaining fixed at the point 2 centimeter below the ileocecal wall. जो बेस जो होता है, as we discussed earlier, कि जो बेस होता है अपेंडिक्स का वो somewhat 2 सेंटीमीटर बिलो होता है इलियोसिकल वॉल्व. ये जो वॉल्व यहाँ पे होता है ये 2 सेंटीमीटर बिलो होता है फ्रॉम द इलियम. एंड लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स. क्या पोजीशन हो सकता है? ये वाला जो पार्ट होता है ये सिकम वाला पार्ट होता है. एंड दिस इज द इलियोसिकल वॉल्व फ्रॉम वेयर द अपेंडिक्स अराइजेस. और डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कंडीशन में ये जो अपेंडिक्स का लोकेशन है ये चेंज होते रहता है. ठीक है, मतलब हर एक पर्सन में एक जैसा पोजीशन नहीं रहता है, सब में डिफरेंट पोजीशन रहता है. जो मोस्ट कॉमन पोजीशन रहता है इट इज द रेट्रोसिकल और रेट्रोकोलिक पोजीशन. यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है. The most common position is the retrocolic and retrosical position, and it is a 12 o'clock position. This is the most common that is found more than 65% of cases. तो इसका पोजीशन कहाँ पे होता है? पोजीशन जस्ट बिहाइंड द सिकम एंड लोअर पार्ट ऑफ द असेंडिंग कॉलम में. ये जैसा है यहाँ पे, दिस इज द पैरासिकल एंड इट इज 11 o'clock. यहाँ पे गलत दिया हुआ है. एंड इसके बाद में ही यहाँ पे एक 12 o'clock पोजीशन होता है. यहाँ पे शो नहीं किया बिकॉज ये सिकम के जस्ट बिहाइंड होता है. एंड इट इज अ 12 o'clock पोजीशन एंड इट इज known as retrosical or retrocolic position, and it is the most common position, or it is generally present behind the cecum and lower part of the ascending colon, or it is extended up to the right kidney or liver. कि अगर ऊपर तक ही जाता है और राइट किडनी का करीब लोअर बॉर्डर जो है वो सिचुएशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऊपर चल के, और वहाँ का कभी कभार उसका एक्सटेंड होता है. तो इट इज द मोस्ट कॉमन पोजिशन एंड 12 o'clock बहुत कॉमन पोजिशन होता है अपेंडिक्स का. नेक्स्ट जो कॉमन पोजीशन होता है, इज द सेकंड मोस्ट कॉमन पोजीशन दैट इज फाउंड अराउंड 31% ऑफ केसेस इज द पेल्विक पोजीशन, एंड इट इज द 4 o'clock पोजीशन. दिस वन. तो ये 4 o'clock पोजीशन होता है मोस्ट कॉमन पोजीशन, एंड द टिप इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड मीडियली. ये जो टिप है इट इज मेनली डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड मीडियली. ठीक है. एंड इन फीमेल इट इज रिलेटेड टू द राइट यूट्राइन ट्यूब एंड द ओवरी. तो कभी कभार क्या होता है, अगर कोई फीमेल का पेल्विक पोजीशन हो अपेंडिक्स का, और अगर उसको अपेंडिसाइटिस भी हो, तो साथ में क्या होता है कभी कभार अपेंडिसाइटिस का होने की वजह से कभी कभार फीमेल का ऐसा हम लोग डीडी करते हैं लाइक कोई यूट्राइन ट्यूब या ओवरी का कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज समवॉट ओवरी का भी पोजीशन यहाँ भी कॉमन है. ठीक है. तो समवॉट हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ जाता है वेदर ये अपेंडिक्स का पेन है या फिर कोई ओवरी का पेन है. ठीक है. तो सेकंड मोस्ट कॉमन इज द पेल्विक पोजीशन एंड इट इज द 4 o'clock पोजीशन. ठीक है. उसके बाद सारा पोजीशंस आते हैं लाइक 3 o'clock पोजीशन इज द प्रोमोन्टोरिक पोजीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, और इट इज रेयरली फाउंड. और इसका पोजीशन समवॉट अपेंडिक्स इज डायरेक्टेड ट्रांसवर्सली टुवर्ड द सैक्रल प्रोमोन्टरी. तो ये जो प्रोमोन्टरिक है समवॉट डायरेक्शन जिसका होता है समवॉट सैक्रल प्रोमोन्टरी की तरफ होता है. और उसके बाद है तुम्हारा पोस्ट इलियल एंड प्री इलियल. ठीक है. प्री इलियल बिकॉज ये जो इलियम है, इलियम के 2 सेंटीमीटर जस्ट बिलो ही अपेंडिक्स का ओरिजिनेशन है, इलियोसिकल वॉल्व है एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. और ये इलियम के बिहाइंड हो सकता है और इन फ्रंट में हो सकता है. अगर बिहाइंड में हुआ इट इज कॉल्ड एज पोस्ट इलियल, एंड उसके अगर फ्रंट में हुआ देन इट इज कॉल्ड एज प्री इलियल. ठीक है. देन नेक्स्ट पोजिशन कम्स इज द पैरासिकल. पैरासिकल इज द 11 o'clock पोजिशन. ठीक है. पैरासिकल और वी कॉल इट एज पैराकोलिक. इट इज समवॉट 11 o'clock पोजिशन. So these are the different position of the appendix. यहाँ पे याद रखना है कि रेट्रोकोलिक और रेट्रोसिकल that is 12 o'clock position is the most common position that is found around 65% of cases. तो ये हो गया पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स, और एग्जाम में ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके आना. ठीक है. तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में. तो अपेंडिसाइटिस होता क्या है, उसका एटियोलॉजी, पैथोजेनोसिस, फिर उसका क्लिनिकल साइंस, सिम्टम, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट वी विल डिस्कस. तो मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी ऑफ एब्डोमेन इज व्हाट इज एक्यूट अपेंडिसाइटिस. It is occur in all ages with the peak incidence in teens and early 20s. तो ऐसा देखा गया बच्चों में और अर्ली 20 एज में
ये अपेंडिसाइटिस बहुत कॉमन मिलता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये लोग में क्यों कॉमन मिलता है। वुमेन आर मोर ससेप्टेबल टू अपेंडिसाइटिस देन मेन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इटियोलॉजी। व्हाट आर द डिफरेंट इटियोलॉजी ऑफ अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो नंबर वन क्लासिफिकेशन इज द रेशियल एंड डाइटरी फैक्टर्स। तो ऐसा देखा गया है मोर कॉमन इन व्हाइट रेसेस देन इन ब्लैक। व्हाइट रेसेस में ऐसा देखा गया है अपेंडिसाइटिस इज मोस्ट कॉमन, हालांकि रीजन ऐसा कोई स्पेसिफिक मिला नहीं है। और डाइट विच इज रिच इन मीट प्रेसिपिटेट्स अपेंडिसाइटिस। तो ऐसा देखा गया है जो लोग मीट जो लोग ज्यादा खाते हैं वो उसमें अपेंडिसाइटिस ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू दोज हु ईट फाइबर और सेलुलस डाइट, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द पर्सन फ्रॉम अपेंडिसाइटिस। ठीक है। नंबर टू इज द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। The exact reason are not known, but it is more common in middle class and rich people. Number three, and the number four is the most important etiology in case of appendicitis. The most common reason for appendicitis is the ficolae. ठीक है, इसमें क्या होता है, देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन टू द लुमेन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का लुमेन होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये अपेंडिक्स का लुमेन है और यहाँ पे क्या होता है, ये अपेंडिक्स का ल्यूमेन है, कवरिंग का ल्यूमेन, और यहाँ पे क्या होता है समवट नहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, किस रीजन से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिकोलेट। फिकोलेट यानी फिकल मैटर। ठीक है, उसकी वजह से अगर लुमेन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, बॉम्ब्स का प्रेजेंट हो, ओवा, सिस्ट और एंटोमेबा, इसके इसके वजह से क्या होता है, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द lumen ऑफ द appendix and it leads to obstructive appendicitis. Since here appendicitis is due to obstruction, that is it is called as obstructive appendicitis and it is seen only in 1/3 cases. ठीक है, तो it is very much important। अगर कोई पूछता है कि what is the main reason, what is the main etiology for appendicitis, तो ficolate worm infestation, ova, cyst of entamoeba are the main reason that comes under the obstructive cause for the appendicitis. तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी में क्या आता है, दैट इज द नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन, जैसे कि किसका, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे इकोलाई, एंटेरोकोक्काई, प्रोटियस, सीडोमिनस, क्लिप्शियला एंड एनारोब्स। ये सारे ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन की वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है एंड इट कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी। So these are the etiology, and number 3 and number 4 is the most important etiology for the cause of acute appendicitis. Okay. So now let us discuss about the pathogenesis of the appendicitis. So appendicitis क्यों होता है? तो since we have seen the obstruction theory in case of appendicitis, वहाँ पे क्या होता है, फिकोलेट, ओवा या सिस्ट ऑफ पैरासाइट, वहाँ पे क्या होता है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। Since the obstruction occurs in the proximal part, ठीक है, तो क्या होगा, देयर विल बी अ म्यूकस सिक्रेशन टेक्स प्लेस मेनली इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द अपेंडिक्स। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है मेरा प्रॉक्सिमल पार्ट में एंड व्हिच लीड्स टू म्यूकस सिक्रेशन इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द अपेंडिक्स। अब ये म्यूकस जब जैसे सिक्रेट हो रहा है, देयर विल बी इंक्रीज प्रेशर इन द ल्यूमेन। अब म्यूकस क्या हो रहा है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वहां पे क्या हो रहा है, सिक्रेशन होते जा रहा है। वो क्या करेगा, अपेंडिक्स में एक प्रेशर प्रोवाइड करेगा टुवर्ड्स द ल्यूमेन, एंड ये प्रेशर की वजह से क्या होगा, जब ये प्रेशर वेसल्स के ऊपर पड़ेगा, नर्व के ऊपर पड़ेगा, एंड इट लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द अपेंडिक्स। वहां पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ते रहेगा और प्रेशर की वजह से वेसल्स और नर्व में क्या होगा, वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ मल्टीप्लाई होगा, मेनली एनारोब बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, आर्टरी का सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है वहां पर अपेंडिक्स को, वहां से बैक्टीरिया का ग्रो हो रहा है एंड मोर ओवर इन्वेड भी हो रहा है वहां पर। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया आर द इकोलाई एंड बैक्टीरियोट्स, जहाँ पे इन्वेशन हो रहा है बैक्टीरिया का, और वहां पे क्या होता है, इट लीड्स टू, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इट लीड्स टू नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। वहां पे एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रहा है विच इज नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, अब ये क्या होगा, ड्यू टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस विच इज नॉन स्पेसिफिक, इट लीड्स टू अपीयरेंस ऑफ द एक्सुडेट। ठीक है, सेरस का एक्सुडेट होगा वहां पे, एक्सुडेट के बाद क्या होगा, आस्ते आस्ते इट लीड्स टू पस फॉर्मेशन, पुरलेंट डिस्चार्ज होगा, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है। अब ये पुरलेंट डिस्चार्ज हो रहा है, फर्दर इट लीड्स टू नेक्रोसिस एंड परफोरेशन ऑफ द अपेंडिक्स। तो ये आस्ते आस्ते स्टेज पैथोजेनेसिस ऐसे ही फॉलो होता है। सबसे पहले
ऑब्स्ट्रक्शन हुआ प्रॉक्सिमल पार्ट का, उसके बाद म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है डिस्टल पार्ट का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है टुवर्ड्स द वेसल एंड नर्व सराउंडिंग इट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एनारोब बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे नॉन स्पेसिफिक, जिसकी वजह से एक एक्सुडेट का अपीयरेंस हो रहा है। फिर फर्दर क्या हो रहा है, उसके बाद पुरलेंट का डिस्चार्ज हो रहा है, पुरलेंट यानी पस डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ पे, विच लीड्स टू नेक्रोसिस हो रहा है, गैंग्रीन फॉर्मेशन हो रहा है, परफोरेट हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है, अपेंडिक्स का जो आर्टेरियल सप्लाई है वो हैम्पर। तो दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ द अपेंडिसाइटिस दैट वी हैव टू रिमेंबर कि कैसे ये हो रहा है। नेक्स्ट कम द स्टेजेस ऑफ अपेंडिसाइटिस। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अपेंडिसाइटिस? मेनली यहाँ पे 4 स्टेजेस का नाम याद रखना है, और कभी कभार यहाँ पे नाम ही याद रखना है मेनली, कभी कभार इसका क्लिनिकल फीचर्स भी दिया रहता है, बट यहाँ पे मैं क्लिनिकल फीचर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हर एक स्टेज में क्लिनिकल फीचर्स डिफर करता रहेगा, बट नॉर्मली यहाँ पे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट रिमेंबर द 4 स्टेजेस ऑफ द अपेंडिसाइटिस। क्या क्या नाम है? नंबर 1 इज द कैटरल अपेंडिसाइटिस। दिस इज द नंबर 1 स्टेज which is known as catarrhal appendicitis, and in this stage there is a blockage of the lumen and there is mild fever. Number 2 is the phlegmonous appendicitis. Phlegmonous appendicitis में क्या होता है, यहाँ पे pus formation होता है और inflammation जो होता है it spread to the mucosa and submucosal layer, and जो fever होता है there is hectic fever, like fever बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। Next comes suppuration. यहाँ पे क्या होता है, पस फॉर्मेशन और सपुरेशन का स्टेज एक आता है, सपुरेटिव एपेंडिसाइटिस, एंड नंबर 4 स्टेज इज द गैंग्रीनस एपेंडिसाइटिस। तो यहाँ का स्टेज रिमेंबर करना है। नंबर 1 इज द कैटरल स्टेज, जहाँ पे लुमेन का ब्लॉकेज हो रहा है एंड माइल्ड फीवर इज प्रेजेंट। नंबर 2 इज द फ्लेगमिनस एपेंडिसाइटिस। नंबर 3 इज द सपुरेटिव स्टेज, एंड नंबर 4 इज द गैंग्रीनस एपेंडिसाइटिस। इन एग्जाम इट कैन कम राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ द एपेंडिसाइटिस। So these 4 stages you have to write down. Next, the most important part is the clinical features of appendicitis. ये बहुत important है, the clinical features of the appendicitis that we are going to discuss. तो यहाँ पे सबसे पहला जो clinical feature मिलेगा, that it will initially जो feature मिलेगा, it is the epigastric area में pain मिलेगा, and it will radiate around the umbilical वाला part. तो initially वह जो है वो pain है, और पेन आस्ते से क्या होता है, अम्बिलिकल एरिया में, एपिगैस्ट्रिक एरिया में रहता है, फिर अराउंड अम्बिलिकस एरिया पेन जाता है, ठीक है। और इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया है ऐसा, कुमिल्स सिम्टम। द इनिशियल पेन दैट इज अराउंड द एपिगैस्ट्रिक एरिया and around the umbilicals, this symptom is known as the Kummels symptom, and then this pain is radiating around the right iliac fossa. हमारे जो 9 regions of the abdomen है, this is the, we all know, this is the epigastric area, pain यहाँ से start होता है and then it radiates to the umbilical area, and this is the right iliac fossa where the appendix is situated. और यहाँ पे क्या होता है, पेन आस्ते 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 एपिगैस्ट्रिक पेन लेके आता है, फिर अम्बिलिकल पेन होता है, फिर आस्ते आस्ते राइट इलियक फोसा का पेन। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द अपेंडिक्स ऑल्सो पेन वहाँ पे मिलेगा, लाइक पेल्विक अगर पोजिशन रहा अपेंडिक्स से तो पेल्विक एरिया में पेन मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द अपेंडिक्स वहाँ पे पेन डिफर होगा। Somewhat intensity of the pain will also increase if there is empyema formation or there is any pus का perforation, ठीक है। तो वहाँ पे पेन क्या होता है, intensity of pain will increase and pain will slightly decrease if there is the stage of gangrene formation. तो वहाँ पे अगर गैंग्रीन हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, नर्व और आर्टरी का डैमेज हो जाता है, फिर नर्व और आर्टरी का ऑक्लूजन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन जो होता है गैंग्रीन हो जाता है और पेन होता है स्लाइटली रिड्यूस्ड हो जाता है, सिंस ड्यू टू नर्व फाइबर्स गेट्स डैमेज्ड। अगर परफोरेशन लेकर के अपेंडिसाइटिस प्रेजेंट होता है तो देयर विल बी अ शार्प सडन पेन, ठीक है। अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, देयर विल बी अ डल नैगिंग पेन एंड देयर विल बी अ कांस्टेंट पेन, सब समय वहाँ पे पेन प्रेजेंट होगा। तो नंबर 1 फीचर of clinical feature of appendicitis is the pain, and number 2 is the vomiting, and number 3 is the fever. So these 3 symptom makes a triad. We called it as Murphy's triad. Remember कि appendicitis में हम लोगों को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, like यहाँ पे Murphy's triad मिलता है। First there will be a pain, then there will be a vomiting, number 3 there will be a fever. पहले पेन होगा, फिर वॉमिटिंग होगा, फिर फीवर होगा, ये मिलाकर के मर्फीज ट्रायड होता है। और मर्फीज साइन जो हम लोग पढ़े थे वो कोलेसिस्टाइटिस में मिला था, हम लोग कोलेसिस्टाइटिस में, वहाँ पे मर्फीज हम लोग को साइन मिला था, यहाँ पे मर्फीज ट्रायड मिला था। तो दिस इज इम्पोर्टेंट
sign or important future clinical features of appendicitis. नेक्स्ट कम सिटकोविस्की साइन. इसमें क्या होता है, पेशेंट बेसिकली प्रेफर करता है राइट साइड में लाई डाउन करने का. पेशेंट क्या होता है, प्रेफर ज्यादातर करता है राइट साइड में लाई करने का. बट व्हेन ही रोटेट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, पेन विल इंक्रीज ट्रेमेंडसली ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट. इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक साइन मिल रहा है, दैट इज नोन एज सिटकोविस्की साइन. Next comes, there are clinical feature, patient can present with constipation and later diarrhea. So due to constant irritation of the nerve ending, it leads to intestinal paralysis. जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार कॉन्स्टिपेशन का प्रेजेंट होता है और लेटर में क्या होता है, डायरिया का प्रेजेंटेशन भी मिलता है. डिसयूरिया भी हो सकता है, बर्निंग मिक्चुरेशन भी मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे अपेंडिसाइटिस इफ इट कॉन्टैक्ट्स विद द यूरिनरी ब्लैडर. क्योंकि हम लोग को पता है कि अपेंडिसाइटिस का मान लो ये पोजीशन है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ब्लैडर का पोजीशन होता है. हाँ, और यहाँ पर मान लो ये ब्लैडर को इरिटेट करेगा जब अपेंडिक्स का अगर ये पोजीशन रहा, अगर ये इन्फ्लामेशन हो गया अपेंडिक्स, तो इसकी वजह से हम लोग को डिसयूरिया भी प्रेजेंटेशन मिल सकता है. वीकनेस, मेलेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट कैन आल्सो बी अ क्लिनिकल फीचर. तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस. नेक्स्ट कम the important signs. What are the different signs that we get in case of appendicitis? So number one is the cuff tenderness or Dunphy's sign. ये बहुत important sign है. It is indicated, मतलब ये कब मिलता है? It indicates the inflammation of the parietal peritoneum. जब cuff tenderness हम लोगों को मिलेगा, यानी Dunphy's sign मिलता है, मतलब जब patient cuff करेगा, then there will be a tenderness around the right iliac fossa region, because this denotes that there is inflammation of the parietal peritoneum. This is the important physical sign which differentiates acute appendicitis from right-sided ureteric colic. इससे differentiate करता है, अगर कफ टेंडरनेस मिला तो appendicitis के साथ में ureteric colic के साथ differentiate करता है ये sign. Number second is the tenderness and rebound tenderness. तो यहाँ पे क्या होता है, मर्फीज पॉइंट, मैकबर्नीज पॉइंट. तो यहाँ पे क्या होता है, मैकबर्नीज पॉइंट क्या होता है, मैकबर्नीज पॉइंट क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करे फ्रॉम दी अम्बलिकस, और ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हम लोग अम्बलिकस से टुवर्ड्स दी आसिस, दैट इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं. तो अराउंड दी 2/3 मीडियली, ये वाला हो गया 2/3 वाला हिस्सा, एंड ये वाला हो गया 1/3 लैटरली. तो अ पॉइंट कम्स जहाँ पे ये मीट करता है, और ये दिस इज द एरिया ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस, जहाँ पे हम लोग इसको डिनोट करते हैं मैकबर्नीज पॉइंट. और यहाँ पे ज्यादा टेंडर मिलता है. अपेंडिसाइटिस का इन्फ्लामेशन हो तो यहाँ पे दिस पॉइंट में क्या होता है, मैक्सिमम टेंडरनेस हमें देखने को मिलता है. दिस साइन इज कॉल्ड एज मैकबर्नीज साइन. और यहाँ पे क्या होगा, टेंडरनेस हमें मिलेगा, और वहां पे फिर क्या होता है, रिबाउंड टेंडरनेस भी मिलता है. जब टेंडर करता है तो पेशेंट क्या करता है, एक रिबाउंड टेंडर लेकर के प्रेजेंट करता है. दिस साइन इज नोन एज ब्लमबर्ग साइन. ठीक है, नाम याद रखना है, ब्लमबर्ग साइन. दिस साइन इज called for rebound tenderness. It is क्यों हो रहा है, it is due to inflammation of the parietal peritoneum. जो पेरिटोनियम में कवरिंग है, वहां का इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो रहा है, ब्लमबर्ग साइन मिल रहा है हमें. This physical sign can be elicited in all cases of peritonitis. The number 3 sign is the guarding and rigidity. Guarding and rigidity में क्या होता है, it is present in right iliac fossa में हमको guarding और rigidity देखने को मिलेगा. Number 4 is equally important sign is known as Rovsing sign. Rovsing sign क्या होता है, अगर हम पैल्पेट करें लेफ्ट इलियक रीजन में, अगर हम पैल्पेट करें लेफ्ट इलियक रीजन में, मान लो ये 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन है, और ये राइट इलियक फोसा है, ये लेफ्ट इलियक फोसा है. तो ये लेफ्ट इलियक रीजन में, अपेंडिक्स तो राइट इलियक फोसा में होता है. अगर हम लेफ्ट इलियक रीजन में अगर हम लोग इसको पैल्पेट करें, देन द पेन रेडिएट्स टुवर्ड्स द राइट इलियक रीजन. यहाँ पे पेन आ जाता है. ये क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोलोनिक गैस. जो यहाँ पे जो गैस प्रेजेंट है, हम लोग को पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑल्सो इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है. जब हम लोग इसे पैल्पेट करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे लेफ्ट इलियक फोसा में जब हम लोग पैल्पेट करते हैं, तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्स कोलोन या डिसेंडिंग कोलोन का जो एरिया में जो गैस प्रेजेंट रहता है, कोलोनिक गैस, it transfers, it displaces towards the right iliac fossa, जिसके वजह से क्या होता है, राइट अपेंडिसाइटिस, मतलब सॉरी राइट इलियक फोसा में पेन देखने को मिलता है. ठीक है, तो
ये हो गया रॉफसिंग साइन। नंबर 5 इज दी हाइपरेस्थीसिया इन द सेरेंस ट्रायंगल। ये सेरेंस ट्रायंगल क्या होता है, वहां पे हमको क्या मिलता है, हाइपरेस्थीसिया हमको देखने को मिलता है इन द सेरेंस ट्रायंगल। तो सेरेंस ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्फिसिस। इट इज ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द लोअर एब्डोमिनल नर्व्स। तो यहाँ पे हमको हाइपरेस्थीसिया मिलता है टुवर्ड्स द सेरेंस ट्रायंगल्स। और सेरेंस ट्रायंगल्स कैसे बनता है? ये ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? यहाँ से अम्बिलिकस से एक इमेजिनरी ड्रॉ ड्राई करेंगे टुवर्ड्स द प्यूबिक सिम्फिसिस, और यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में एक ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट मर्ज करेगा ये तीनों, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल प्रेजेंट मिलता है हम लोगों को। ट्रायंगल एक इमेजिनरी लाइन के ड्रॉ करने के बाद हम लोग को मिलता है, दैट इज नोन एज सेरेंस ट्रायंगल। और यहाँ पे हाइपरेस्थीसिया मिलता है जब हम लोग यहाँ पे पैल्पेट करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट साइन इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। ये वाला साइन पॉजिटिव मिलता है। नेक्स्ट कम नंबर 6 इज द कोप्स-सोवास टेस्ट। तो इसमें क्या होता है? इट इज सीन इन रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस। हर किसी का अपेंडिसाइटिस पोजीशन में नहीं मिलेगा। जब वो रेट्रोसिकल यानी 12 o'clock अपेंडिस होगा, तो वहां पे हमको कोप्स-सोवास टेस्ट, जब हम लोग टेस्ट करेंगे वहां पे हमको सोवास टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। तो ये सोवास टेस्ट होता क्या है? देयर विल बी इरिटेशन ऑफ द सोवास मेजर व्हिच प्रोड्यूसेस फ्लेक्शन एट द हिप। If any attempt is made to extend the hip, it produces pain. तो सिर्फ द इरिटेशन ऑफ द psoas मेजर मसल है, वहां पे क्या होता है, जब फ्लेक्शन करते हैं हिप को तो वहां पे हमको इरिटेशन होता है psoas मेजर का। अगर वही psoas जो मेजर है वहां पे क्या होता है, अगर एक्सटेंड करे हिप को तो वहां पे क्या होता है, पेन मिलता है। इमेज से और क्लियर होगा, जब एक्सटेंड करते हैं psoas मसल को, ये psoas साइन है, दिस इज द psoas साइन, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। पेन ऑन पैसिव एक्सटेंशन ऑफ द राइट थाई। तो थाई का एक्सटेंड करने के बाद क्या मिलता है, पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पेन देखने को मिलता है। ठीक है, और पेशेंट लाई ऑन द लेफ्ट साइड, पेशेंट को लेफ्ट साइड में लाई करने देंगे, और एग्जामिनर क्या करेगा, इट विल एक्सटेंड द पेशेंट्स राइट थाई व्हाइल अप्लाइंग काउंटर रेजिस्टेंस टू द राइट हिप। तो राइट हिप में एक रेजिस्टेंस देगा यहाँ पे, और उसके बाद एक हाथ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और एक हाथ से इसको एक्सटेंड करेगा, यहाँ पे एक्सटेंड करेगा इस डायरेक्शन में। तो इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद जो पेशेंट होता है वो कंप्लेन करता है देयर विल बी अ ट्रेमेंडस पेन। इसको हम लोग एलिसिट कर सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस, अगर ये पॉजिटिव होता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि अपेंडिसाइटिस इस पेशेंट का हो सकता है। तो दिस इज द psoas साइन। नेक्स्ट साइन इज द ऑब्चुरेटेड टेस्ट, कोप्स ऑब्चुरेटेड टेस्ट। तो ऑब्चुरेटेड टेस्ट क्या होता है, वही इट इज सीन इन द पेल्विक अपेंडिसाइटिस ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द ऑब्चुरेटर मसल। यहाँ पे psoas मसल का इरिटेशन हो रहा था, यहाँ पे ऑब्चुरेटर मसल का इरिटेशन हो रहा था, और जब फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन कर रहे हैं तब जाकर के पेन देखने को मिल रहा है। ऑब्चुरेटेड टेस्ट में क्या हो रहा है, फ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, फ्लेक्सिंग द राइट लेग देन रोटेटिंग द हिप। ठीक है, ये हिप को क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं, और हिप को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली रोटेटेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पेन मिल रहा है टुवर्ड्स दी, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पेन मिलता है, इरिटेशन होता है अपेंडिक्स का। जब अगर ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हिप को रोटेट करेंगे और फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स करने के बाद क्या होगा, यहाँ जो अपेंडिक्स है वहां पे उसका इरिटेशन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पेन देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज द ऑब्चुरेटर साइन। रेक्टल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। rectal examination is also done. Tenderness in the right rectal wall. It is differential tenderness देखने को मिलता है when we do rectal examination. Per vaginal examination में क्या देखने को मिलता है, if there is any presence of ovarian mass, tenderness on movement of cervix, adnexal tenderness may suggest of obstructive pathology. तो per vaginal examination करने के बाद हम लोग ये सारे कंडीशन एलिसिट कर देते हैं, ये सब सारे कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कम इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन में हम लोग जब लैब फाइंडिंग जब देखते हैं पेशेंट का, तो लैब फाइंडिंग में जो ल्यूकोसाइटिक जो काउंट होता है यानी WBC काउंट, वो अराउंड 5000 4000 टू 10,000 नॉर्मल रेंज होता है, और 4000 टू 11,000। तो वो क्या होता है, ग्रेटर देन 10,000 या 11,000 हो जाता है, तो व्हेन वी विल सस्पेक्ट कि अगर ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाए तो वी विल सस्पेक्ट कि अपेंडिसाइटिस हुआ है। इफ अगर ग्रेटर देन 20,000 हो जाए तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस विथ गैंग्रीन और परफोरेशन। तो ग्रेटर देन अगर 20,000 हो जाए TLC काउंट और WBC ल्यूकोसाइटिक काउंट,
then we will it will suggestive of complicated appendicitis with gangrene और perforation हो जाता है. प्लेन एक्सरे और एब्डोमिन इरेक्ट हम लोग कर सकते हैं टू रूल आउट एनी परफोरेशन एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है. और एक्सरे में क्या होता है, जो कभी कभार जो फिकोलिथ होता है इट इज रेडियो ओपेक. तो एक्सरे करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लोग रेडियो ओपेक की वजह से ये जो फिकोलिथ है वो विजिबल हो जाता है. ठीक है. देन वी विल श्योर डायग्नोस इट इज अ केस ऑफ एपेंडिसाइटिस. ठीक है. यूएसजी एंड सिटी स्कैन कैन ऑल्सो डू. सिटी स्कैन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. सीआरपी लेवल्स भी इसमें बहुत हाई रहेगा क्योंकि यहाँ के इन्फ्लामेशन एक कंडीशन है, इस वजह से सीआरपी लेवल्स भी हम लोगों को हाई देखने को मिलेगा. नेक्स्ट हम लोग एक यहाँ पे एक स्कोर का डिस्क्रिप्शन करेंगे. यहाँ पे एक एल्वोरेडो स्कोरिंग सिस्टम होता है. तो एल्वोरेडो स्कोरिंग सिस्टम क्या होता है, वी विल डिस्कस नाउ. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, ये स्कोरिंग सिस्टम में हम लोग इसमें देखते हैं सिवियरिटी ऑफ द एपेंडिसाइटिस, कि इसका कितना सिवियर है, और हम लोग एक स्कोर दे करके विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन हम लोग एक स्कोर दे के सस्पेक्ट कर सकते हैं वेदर एपेंडिसाइटिस है या नहीं. तो इस स्कोर में हम लोग एक मैंट्रल्स स्कोर देखते हैं. मैंट्रल्स एक ऐसा लिखा हुआ है लाइक जो सिम्टम्स है उसका फर्स्ट वर्ड हम लोग उठा लिए. ये ऐसी इजी लर्निंग के लिए हम लोग मैंट्रल्स भी बोलते हैं. ठीक है. तो डिफरेंट सिम्टम्स मिलता है एपेंडिसाइटिस में और हम लोग स्कोर देते हैं. अगर वो सिम्टम्स मैच करता है देन वी गिव स्कोर. अगर वो स्कोर हम लोगों को मिलता है 9 या फिर 9 से ज्यादा, देन वी कंफर्म it is a case of appendicitis. तो एल्वोरेडो स्कोरिंग सिस्टम क्या है, इसमें क्या होता है, हम लोग सिम्टम में अगर माइग्रेटरी राइट इलियक फोसा में पेन हुआ तो हम लोग स्कोर 1 देते हैं. एनोरेक्सिया हुआ तो हम लोग स्कोर 1 देंगे. नॉसिया एंड वॉमिटिंग हुआ 1 स्कोर. ठीक है. साइन में जैसे देखते हैं हम लोग, अगर राइट इलियक फोसा टेंडर हुआ तो हम लोग स्कोर 2 देते हैं. रिबाउंड टेंडर अगर हुआ यानी ब्लम्बर्ग साइन हम लोग को मिला तो हम लोग स्कोर 1 देते हैं. अगर टेम्परेचर वहां पे मिला एलिवेटेड टेम्परेचर देन हम लोग स्कोर 1. अगर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हम लोग करा है जिसमें लिकोसाइटोसिस मिला यानी टीएलसी काउंट डब्ल्यूबीसी काउंट इसमें हाई मिला ग्रेटर देन 10,000 तो हम लोग स्कोर 2 देंगे. और अगर शिफ्ट टू लेफ्ट हुआ पेन देन वी गिव स्कोर 1. ये जो सारा स्कोर मिला करके 10 होता है. अगर ये 9 या 9 से ज्यादा मिल जाए स्कोर देन वी कंफर्म इट इज अ केस ऑफ एपेंडिसाइटिस. स्कोर अगर लेस देन 5 हुआ देन इट इज नॉट श्योर. 5 to 6 हुआ then it is compatible and 6 to 9 can be a probable diagnosis of appendicitis. ये स्कोर इंपॉर्टेंट है एल्वोरेडो स्कोरिंग सिस्टम, जो हम लोग साइन सिम्टम्स और लैब फाइंडिंग के हेल्प से हम लोग डायग्नोस करते हैं whether it is a case of appendicitis or not. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट ये स्कोरिंग सिस्टम था जो हम लोग ने डिस्कस किया. जस्ट अ मिनट. हाँ, और कुछ पॉइंट ऐसा डिस्कस यहाँ पे नहीं मेंशन है, कुछ पॉइंट ऐसा डिस्कस करना था. लाइक अगर चिल्ड्रन में एक्यूट एपेंडिसाइटिस हुआ देन देयर विल बी अ क्विक प्रोग्रेशन टू द डिस्ट्रक्टिव चेंजेस. चिल्ड्रन में ऐसा देखा गया है और मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में ही देखा गया है इन मिड 20s और अर्ली चाइल्डहुड में एपेंडिसाइटिस देखने को मिलता है. अगर उनमें हुआ देयर विल बी अ क्विक प्रोग्रेशन टू द डिस्ट्रक्टिव चेंजेस. ठीक है. उनमें क्या होता है, देयर इज अ फ्रीक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ द डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस. उनमें पेरिटोनाइटिस देखने को बहुत जल्दी मिलता है. क्यों ऐसा मिलता है, बिकॉज ड्यू टू इनकम्प्लीट ग्रोथ ऑफ ओमेंटम विच लिमिट्स द इन्फ्लेमेशन. तो चिल्ड्रन में ऐसा क्या होता है कि जिन लोगों में जो ओमेंटम का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, वो सही से नहीं होता है चिल्ड्रन में. और जो ओमेंटम क्या करता है, इन्फ्लामेशन को लिमिट करता है. बट इन केस ऑफ चिल्ड्रन में क्या होता है, ओमेंटम ही ठीक से डेवलप नहीं करता है, ग्रोथ नहीं करता है ड्यू टू लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ ओमेंटम. ठीक है. इसके वजह से क्या होता है, इन लोगों में इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा मिलता है ये अगर अपेंडिसाइटिस हुआ तो वहां पे क्या होता है, फ्रीक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ द डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस वाला सिम्टम देखने को मिलता है. ठीक है. देयर विल बी अ क्रैम्पिंग पेन, रिपीटेड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा चिल्ड्रन में, डायरिया देखने को मिलता है, टेम्परेचर हाई रहता है अराउंड 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, सीवियर इंटॉक्सिकेशन हो जाता है. और फिर उन चिल्ड्रन में क्या होता है, मसल मास भी डेवलप ठीक से नहीं होता है. देयर विल बी अ मसल टेंशन डिप्राइवमेंट. ठीक है. जिसकी वजह से वीकली डेवलप्ड इन केस ऑफ चिल्ड्रन. और क्लिनिकली दे प्रेजेंट इट एज गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डिसेंट्री लेकर बच्चे प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. ये तो क्या बच्चों में अगर एक्यूट अपेंडिसाइटिस हुआ. अगर एल्डरली में एक्यूट अपेंडिसाइटिस हुआ
ये क्या होता है, बहुत क्रॉनिक सिम्टम्स लेकर के एल्डरली लोग आते हैं, और जो पेन रहता है एल्डरली में वो इनसिग्निफिकेंट रहता है। टेम्परेचर जो होता है यूजली सब नॉर्मल रहता है। उन लोग में क्या होता है, एल्डरली में मसल टेंशन जो होता है वो अच्छे से डेवलप होता है। और सॉरी, एल्डरली में क्या होता है, जो मसल टेंशन होता है वो एब्सेंट रहता है, क्योंकि जो मसल मास रहता है एल्डरली में वो एट्रोफी हो जाता है। ठीक है। इवन इन डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स लो लिकोसाइटोसिस देखने को मिलता है। इसमें जो लिकोसाइटिक काउंट होता है वो कम रहता है। ठीक ठीक है। और इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ एल्डरली में अगर एक्यूट एपेंडिसाइटिस हुआ, इसमें प्रोग्नोसिस जो होता है बहुत पुअर होता है, क्योंकि पेशेंट मेनली करते हैं बहुत लेटर स्टेज में आकर के करते हैं, क्योंकि और बेसिकली जब लोग एडमिट भी करते हैं ना, तो इट विल बी एडमिट ड्यू टू द सर्जिकल डिपार्टमेंट इन लेट पीरियड ऑफ डिजीज। ठीक है। तो जैसे कि बच्चों में क्या होता है, बहुत सीवियर होता है, बट इन केस ऑफ एल्डरली ड्यू टू मसल टेंशन का एट्रोफी या फिर मसल का एट्रोफी हो जाने के बाद काफी लेट प्रेजेंट लेकर के आते हैं, और वो प्रोग्नोसिस उन लोगों में बहुत पुअर है। और हम लोग फिर डिस्कस करते हैं कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस इन केस ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, बेसिकली इन सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिकम एंड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। तो इन सेकेंड हाफ ऑफ अपेंडिक्स में क्या देखा गया है, सेकेंड हाफ ऑफ अपेंडिक्स में ये देखा गया है, सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में ये देखा गया है, देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिकम और वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स का। तो बिकॉज क्यों हो रहा है ऐसा, डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, बिकॉज बिकॉज ड्यू टू ग्रेविड यूटेरस। ठीक है। सो द पेन ऑल्सो शिफ्ट यूजली टू द बैक। पेन जो होता है वो बैक में शिफ्ट करता है। और बेसिकली क्या होता है, इस टाइम पे जो होता है डायग्नोस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज जो सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसमें जो मदर रहती है वो माइल्ड पेन और वॉमिटिंग लेकर के ही रहती है। तो उसमें हम लोग वेदर प्रेगनेंसी जो है प्रेजेंट है, जो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है और अपेंडिसाइटिस है, उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते। ठीक है। इफ अगर इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स हुआ, तो होता है बेसिकली बिहाइंड द ग्रेविड यूटेरस। अगर ग्रेविड यूटेरस के बिहाइंड में हुआ, अगर अपेंडिक्स जो है वो प्रेजेंट हुआ बिहाइंड द ग्रेविड यूटेरस, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सिम्टम्स ऑफ इरिटेशन। तो यहाँ पे हम लोग ने तीनों कंडीशन हम लोग ने देखा, एक्यूट अपेंडिसाइटिस इन केस ऑफ एल्डरली, प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन केस ऑफ चिल्ड्रन क्या होता है चेंजेस। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देयर इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ रेट्रोसिकल एंड पेल्विक एक्यूट एपेंडिसाइटिस। तो ये बहुत जैसा हम इंपॉर्टेंट हम लोग ने पोजीशन भी देखा था, जो रेट्रोसिकल 12 o'clock पोजीशन होता है और पेल्विक जो होता है 4 o'clock पोजीशन होता है। अगर यहाँ का अगर अपेंडिक्स का पोजीशन हो, अगर यहाँ पे अपेंडिसाइटिस हो, यहाँ पे क्या क्या क्लिनिकल सिनेरियो देखने को मिल सकता है। बोथ ऑफ दीज लोकेशंस आर मोस्ट कॉमनली फाउंड एज वी डिस्कस अर्लियर। रेट्रोसिकल जो होता है अराउंड 35% ऑफ केसेस, 65% ऑफ केसेस में मिलता है। पेल्विक जो होता है 31% ऑफ केसेस में मिलता है। तो मान लो अगर रेट्रोसिकल पोजीशन में अगर अपेंडिसाइटिस हुआ, द पेन विल बी अराउंड द राइट लंबर एरिया। राइट लंबर एरिया में पेन होगा एंड इट इज लोकेटेड बिहाइंड द सिकम एज वी डिस्कस्ड प्रीवियसली ऑल्सो। जो सिकम है उसके पीछे बिहाइंड में रहता है रेट्रोसिकल। और ये जो यहाँ का जो अपेंडिक्स होता है वो साइलेंट अपेंडिक्स होता है। नॉर्मली स्टार्टिंग में कोई साइन सिम्टम्स लेके नहीं आता है, इसका जो फीचर्स होता है वो साइलेंट होता है। अब क्या होता है, मान लो यहाँ पे हम लोग डीप पैल्पेशन करें, ठीक है, और डीप पैल्पेशन के बाद इवन एट डीप पैल्पेशन द टेंडरनेस माइट नॉट बी फेल्ट। पैल्पेशन करने के बाद भी यहाँ पे टेंडरनेस नहीं मिलता है, बिकॉज द सिकम हैज गैस एंड इट प्रोटेक्ट्स द इन्फ्लाम अपेंडिक्स फ्रॉम द प्रेशर। तो ये जो सिकम है इसमें क्या होता है, गैस प्रेजेंट होता है जब हम लोग इसको पैल्पेट करते हैं, क्योंकि सिकम के बिहाइंड में ही ये रेट्रोसिकल अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। और जब हम लोग उसको पैल्पेट करते हैं तो हम लोग सिकम को ही मेनली पैल्पेट करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, गैस प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये सिकम इसको प्रिवेंट करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है अपेंडिक्स को, रेट्रोसिकल अपेंडिक्स को। तो इट प्रोटेक्ट्स द इन्फ्लाम अपेंडिक्स फ्रॉम द प्रेशर। इसलिए यहाँ पे साइलेंट अपेंडिक्स फीचर मिलता है। पेल्विक का जो एरिया में जो अपेंडिसाइटिस होगा, देयर विल बी अ पेन एट द बॉटम ऑफ द एब्डोमेन। तो पेन कहाँ मिलेगा, यहाँ पे एब्डोमेन के बॉटम में मिलेगा एंड इट इज लोकेटेड मीडियली टू द सिकम। ये वाला जो सिकम में प्रेजेंट लोकेशन है वो सिकम का मीडियली प्रेजेंट होता है, समवॉट यहाँ पे पोजीशन होता है। देयर कैन बी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल रिजिडिटी आल्सो इफ प्रेजेंट बिहाइंड द ब्लैडर वॉल और इन द पेल्विस। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज
देयर कैन बी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल रिजिडिटी। तो एब्डोमिनल रिजिडिटी प्रेजेंट नहीं रहता है, और अगर रहेगा भी तो इट विल प्रेजेंट बिहाइंड द ब्लैडर और इन द पेल्विस। तो यहाँ पे पता ही है ब्लैडर वॉल, यहाँ पे ब्लैडर प्रेजेंट रहता है, और जो अगर रहेगा भी अगर यहाँ पे रिजिडिटी तो इट विल प्रेजेंट बिहाइंड द ब्लैडर वॉल और इन द पेल्विस। It can involve pelvic peritoneum in the process. Rectal examination might be informative. Diarrhea can be present when presented on rectal wall. Diarrhea can also be present in this case, that is in pelvic position का अगर appendicitis हुआ तो। और in both these location, ये दोनों location में क्या होता है, if there is appendicitis, then leukocytes count will be high in urine. तो अगर यूरिन का एग्जामिनेशन करें इन केस ऑफ बोथ दिस लोकेशन ऑफ एपेंडिसाइटिस, तो वहां पे ल्यूकोसाइट्स भी हाई मिलेंगे एंड एरिथ्रोसाइट्स भी हाई मिलेंगे। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट विल बी रेट्रोग्रेड एपेंडिक्टोमी करते हैं। ठीक है, तो दिस ये थोड़ा सा हम लोग ये दोनों पोजीशन क्योंकि कॉमन मिलता है, और यहाँ पे हम लोग क्लिनिकल सिनेरियो डिस्कस कर ले कि कैसा कैसा प्रेजेंटेशन मिल सकता है इन केस ऑफ रेट्रोसिकल एपेंडिसाइटिस एंड पेल्विक एपेंडिसाइटिस। रेट्रोसिकल में मेनली साइलेंट रहता है। ठीक है, पेन जो होता है वो नॉर्मली स्टार्टिंग में प्रेजेंट नहीं रहता, बट राइट लंबर एरिया में फर्दर ऑन बाद में पेन दिखने को मिलेगा। पैल्पेशन करने के बाद हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पे गैस प्रेजेंट रहता है अराउंड द सिकम वाला पार्ट, और ये प्रोटेक्ट कर लेता है इन्फ्लाम अपेंडिक्स को फ्रॉम प्रेशर। वेयरएस पेल्विक में क्या था, पेल्विक में क्या मिल रहा था, एब्डोमिनल रिजिडिटी नहीं मिल रहा था। जब मिल रहा था तो वो हम लोग को बिहाइंड द ब्लैडर वॉल मिल रहा था। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट, लास्ट हम लोग का ये टॉपिक है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एक्यूट एपेंडिसाइटिस। व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एक्यूट एपेंडिसाइटिस? कॉम्प्लिकेशन में ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से जो नंबर 1 पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज आस्क्ड ड्यूरिंग वाइवा आल्सो। एपेंडिकुलर लम्ब के बारे में पूछते हैं वाइवा में, कि एपेंडिकुलर लम्ब क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट एपेंडिसाइटिस के अंदर एपेंडिकुलर लंप आ रहा है। नंबर सेकंड इज द एपेंडिकुलर एब्सेस, नंबर थर्ड इज द परफोरेशन, नंबर 4 इज द peritonitis, and number 5 is the pylophlebitis. तो नंबर 1 इज द एपेंडिकुलर लंप, और हम लोग इसको बोलते हैं एपेंडिकुलर इनफिल्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लंप का फॉर्मेशन हो जाता है बिकॉज ड्यू टू इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स। ठीक है, कहाँ कहाँ लंप मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। लंप इज फॉर्म्ड बाय इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स। ठीक है, ग्रेटर मोमेंटम की वजह से, इन्फ्लाम्ड सिकम की वजह से, कॉइल ऑफ इंटेस्टाइन की वजह से, असेंडिंग कोलम एंड नेबरिंग पेरिटोनियम। ठीक है, एपेंडिकुलर लंप को हम लोग एपेंडिकुलर इनफिल्ट्रेशन भी बोलते हैं और एपेंडिकुलर मास भी बोलते हैं। तो लंप ये किससे फॉर्मेशन होता है? ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स की वजह से, ग्रेटर मोमेंटम की वजह से, सिकम की वजह से, इंटेस्टाइन की वजह से, असेंडिंग कोलोन की वजह से, और नेबरिंग जो पेरिटोनियम है उसकी वजह से यहाँ पे लंप का फॉर्मेशन होता है। और ये कब डेवलप होता है? ये लंप ये डेवलप होता है अराउंड आफ्टर दी 3rd डे। ठीक है, 3rd डे के बाद ये एपेंडिकुलर लंप देखने को मिलता है, और पेन होता है यहाँ पे शार्प और डल, शार्प टू डल पेन होता है, और नैगिंग पेन यहाँ पे मिलता है। टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे सब फेब्राइल टेम्परेचर होता है। ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलता है, ईएसआर लेवल एलिवेटेड होता है, और टेंडरनेस कैन बी फेल्ट हियर। यूजली जो एपेंडिकुलर लंप होता है वो अराउंड 2 to 3 वीक्स होता है, वो रिजॉल्व हो जाता है। बट इफ इट डज नॉट रिजॉल्व एंड सपुरेशन क्या होता है, रिजॉल्व नहीं होकर के ये क्या होता है, सपुरेशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एपेंडिशियल एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो एपेंडिकुलर लंप है फर्दर आफ्टर 2 to 3 वीक्स व्हेन इट डज नॉट रिजॉल्व इट चेंजेस इनटू एपेंडिशियल एब्सेस, एंड ये एब्सेस क्या होगा, फर्दर क्लियर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, सपुरेशन होगा अराउंड द अपेंडिस, सपुरेशन ऑफ द एपेंडिशियल मास। पेशेंट कंडीशन फर्दर वर्सन हो जाता है। टेम्परेचर जो सब नॉर्मल था, सब फेब्राइल था, वो यहाँ पे हेक्टिक हो जाता है अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। शिवरिंग होता है, चिल्स होता है, पेन एक्सेसिवली बढ़ जाता है इन राइट इलियक फोसा में। ब्लम्बर्ग साइन है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है ओवर द जोन्स ऑफ एब्सेस। ब्लड यहाँ पे क्या होता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराए तो वहाँ पे इंक्रीज ल्यूकोसाइटोसिस और इंक्रीज ईएसआर लेवल्स, बहुत ज्यादा ईएसआर बढ़ जाता है। और अपेंडिशियल जो एब्सेस होता है वो अदर प्लेसेस में ग्रो कर सकता है अराउंड द इंटेस्टाइनल पार्ट, पेल्विक पार्ट एंड द सब हेपेटिक रीजन ऑल्सो। तो एपेंडिकुलर लंप ये एग्जाम में पूछते हैं भाई में, ये क्या होता है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये फर्दर किस किस में चेंज होते हैं, उसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है।
ठीक है। नेक्स्ट इज द डिफ्यूज्ड पुरुलेंट पेरिटोनाइटिस। इसमें क्या होता है, इट इज ये फर्दर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, जिसमें इट इज टेरिबल एंड डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन ऑफ इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होता है, इट इज डिफ्यूज पुरुलेंट पेरिटोनाइटिस। यहाँ पे क्या होता है, इट इज टेरिबल एंड डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन ऑफ इन्फ्लामेशन एंड अपेंडिशियल एब्सेस ब्रेक्स फ्री इनटू एब्डोमिनल कैविटी। तो इसमें क्या होता है, जो एब्सेस फॉर्मेशन होता है वो बर्स्ट कर जाता है इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, जिसके वजह से यहाँ पे पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम देखने को। और यहाँ पे जो कंडीशन होता है वो वर्सन होता है, पेन डिफ्यूज काइंड ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है, वॉमिटिंग, रिपीटेड वॉमिटिंग होता है। तो हम उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट मेनली करते हैं हम लोग बाय एलिमिनेटिंग द सोर्स, केयरफुल टॉयलेटिंग कराना पड़ेगा, ड्रेनेज ऑफ द कैविटी एंड वॉशिंग कराना पड़ेगा। ठीक है। नंबर थर्ड इज द पाइलोफ्लेबाइटिस कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे क्या होगा, पुरुलेंट इन्फ्लामेशन मिलेगा ऑफ दी पोर्टल वेन ब्रांचेस का, एब्सेस ऑफ लिवर एंड सेप्सिस देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ पाइलोफ्लेबाइटिस में। ठीक है। It is the extreme severe stage of appendicitis. Temperature will be hectic. Jaundice can also be present since there is involvement of liver and portal vein का inflammation हो रहा है, purulent inflammation हो रहा है. Lethality wise, it is very high. Patient can die also from hepatorenal insufficiency. ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में नथिंग टू डू, वी हैव टू डू इमरजेंसी अपेंडिक्टॉमी। ठीक है। यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट में हम लोग अपेंडिक्टॉमी करते हैं, अपेंडिक को कट कर देते हैं। हम लोग बेसिकली जो इंसिजन फॉलो करते हैं दैट इज मैकबर्नीज इंसिजन दे करके अपेंडिक्स को कट कर देते हैं। तो नॉर्मली हम लोग प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव हम लोग देखते हैं। ठीक है। प्री ऑपरेटिव में हम लोग रिसर्सिटेशन में हम लोग जब हम लोग डायग्नोज कर लेते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस का, देन पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। आईवी फ्लूइड्स दे करके रखते हैं, विंगल लैक्टेट देते हैं, आइसोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग को करेक्ट करना पड़ता है, स्पेशली इन द लेट केसेस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस और परफोरेशन और पेरिटोनाइटिस में। राइस ट्यूब इज नॉट नेसेसरी इन सिंपल अपेंडिसाइटिस, ठीक है, बट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस लाइक पेरिटोनाइटिस कंडीशन में। सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स अलोंग विद मेट्रोनिडाजोल। ठीक है। कंसेंट हम लोग ले लेते हैं। ट्रीटमेंट में हम लोग जैसे वही इमरजेंसी अपेंडिक्टॉमी करते हैं। इसमें emergency appendectomy is offered when the patient comes between 24 to 48 hours of abdominal pain. तभी हम लोग emergency appendectomy करते हैं. It is very important to rule out or to detect a mass, especially if a decision is made to operate around second or third. ठीक है. अगर mass palpable हुआ, if a mass is palpable, it is better not to operate at that time. ठीक है. तो ट्रीटमेंट ऑफ एपेंडिसाइटिस में ये चार्ट देखते हैं, तो उसमें हम लोग अगर सिंपल अर्ली हुआ तो विद इन 48 आवर्स हम लोग मैनेज करते हैं, अपेंडेक्टोमी करते हैं। बट इन केस ऑफ ओपेज और एल्डरली वुमेन में हम लोग लैप्रोस्कोपिकली करते हैं। अदर्स में हम लोग लैप्रोस्कोपी और ओपन भी परफॉर्म कर सकते हैं एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन। डिलेड और कॉम्प्लिकेटेड जो लोग परफोरेशन एब्सेस लेकर के प्रेजेंट करते हैं, वेदर अगर चाइल्ड और अगर प्रेग्नेंट एडल्ट रहा, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं और नॉन प्रेग्नेंट में सिटी स्कैन वगैरह कराते हैं। अगर लार्ज एब्सेस प्रेजेंट रहा तो हम लोग एंटीबायोटिक्स और ड्रेनेज करते हैं, उसके बाद इंटरवल एपेंडिक्टोमी करते हैं। सिटी स्कैन में अगर फ्लेगमन अगर प्रेजेंट रहा देन वी विल गिव इट एंटीबायोटिक्स एंड इंटरवल एपेंडिक्टोमी फर्दर करें। लेट और रिकवरी स्टेज में अगर रहा, फर्स्ट अटैक में हम लोग गिव द चॉइस टू द पेशेंट इफ ही इज विलिंग। फिर हम लोग परफॉर्म करते हैं लैप्रोस्कोपिक इंटरवल एपेंडिक्टोमी। और नंबर 2 इज अ कैन एडवाइस एपेंडिक्टोमी ओनली व्हेन ही और शी गेट्स अ सेकंड अटैक आल्सो। तो लेट और रिकवरी स्टेज में हम लोग सबसे पहले पेशेंट को एपेंडेक्टोमी नहीं करेंगे, हम लोग चॉइस दे देते हैं पेशेंट को वेदर ही इज विलिंग और नॉट। तो अगर फिर सेकेंड अटैक हुआ देन वी विल परफॉर्म दिस एपेंडेक्टोमी ऑपरेशन। ठीक है। दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एपेंडिसाइटिस। तो आई होप ये वाला क्लियर होगा। इफ एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी।